बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये बड़ा यूनिक किस्म का टॉपिक होगा। इस पर हम बात करेंगे कि लेप्रोस्कोपिक और हिस्ट्रोस्कोपिक जो सर्जरी होती है ये इसकी डोमेन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, और फिर हम ये देखते हैं कि इनफर्टिलिटी में, सब फर्टिलिटी के अंदर, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, या PCOS, PCOD, फेब्रॉइड या इस तरह की मेनोपॉज जैसे जो मामलात आते हैं फीमेल्स के अंदर, वहाँ पे कहाँ कहाँ जो है वो हमें लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ हमें हिस्ट्रोस्कोपी करनी पड़ती है, ये बेसिकली होती क्या है, कब इसकी ज़रूरत पर पेश आती है। फिर उसके साथ हम ये देखते हैं कि ये जो प्रोसीजर है ये डे केयर है, पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है या क्या प्रोसीजर्स है। इस सारे मामलात पर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस और मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर अरूबा रहीम, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर। डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड योर एजुकेशनल जर्नी, कि आप जो है वो कितनी हर्डल्स, कितनी मुश्किलात के बाद यहाँ तक पहुँची। देखिए, एक डॉक्टर के पीछे बहुत ज़्यादा नो डाउट स्ट्रगल होती है। मेरा भी जर्नी सारी स्ट्रगल्स वाली है, कंसिडरिंग माय हार्ड वर्क। आई वुड से बड़े प्राउडली मैं बात कहूँगी। आई डिड माय MBBS इन 2006 अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। उसके बाद से लेके अब तक का वो जर्नी चल रहा है। पहले जब मेडिकल कॉलेज में एंटर हुए तो हमें कहा गया कि चलो अब तो डॉक्टर बन के निकलेंगे, बस ज़िंदगी बन गई। जब डॉक्टर भी बन गए तो पता चला अभी ज़िंदगी शुरू हो रही है। फिर पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे के FCPS में एंटर हुए तो ऐसा रगड़ा कि 30 आवर्स की नॉन स्टॉप ड्यूटीज़। और गायनी में तो आपको पता ही है, हम ऑपरेशन थिएटर जाते थे और जब अगले दिन निकलते थे तो पता चलता था कि रात से दिन हो चुका है, पता ही नहीं चला कि ये रात से रोशनी कब हुई। लिटरली इस तरह से 1 सेकंड नहीं मिलता था हमें पानी भी पीने का। उसके बाद जब FCPS के डिग्री भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, इम्तिहान का अपना एक पूरा स्टोरी है। फिर जब वो भी हो गया तो हमने कहा चलो अब तो FCPS हो गया, अब अचीव हो गया, मैक्सिमम डिग्री मिल गई है, फेलो बन गए तब। लेकिन कुछ ही अरसे में एक रियलिटी चेक मिला कि अभी तो ज़िंदगी मज़ीद शुरू हुई है, क्योंकि FCPS भी खाली करके जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स कर लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि दुनिया में इतना कंपटीशन है कि FCPS इज़ ऑल्सो नॉट इनफ। अब FCPS भी एक बेसिक की डिग्री बन गई है। उसके बाद अगले जो 10 साल थे वो फिर मेरा ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में डिग्रीज लेना, जहाँ जहाँ दुनिया में कोर्सेज हो रहे हैं उसमें बेइंतहा इन्वेस्टमेंट भी। लेकिन आप कह लें कि जो ट्रेनिंग मैंने FCPS के वक्त दिन रात वाली की, उस तरह की 10 साल की मज़ीद ट्रेनिंग में मैं एंटर हो गई। साथ साथ ये एज ग्रुप होता है जिसमें बच्चे भी हो रहे होते हैं, शादी भी होती है फीमेल के लिए। शुक्र है सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का, इन लॉज का, हस्बैंड का साथ साथ रहा, वो सब चलते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा पूरी स्ट्रगल के बाद जाके, और फिर एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब हर पेशेंट के ऊपर जाकर, तो मैं कहती हूँ ये स्ट्रगल जो है ये तो लाइफ टाइम की स्ट्रगल है, ना ख़त्म होने वाली डॉक्टर्स की। बट वी एंजॉय डूइंग इट अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर आपने ये कैसे चूज़ किया कि मैंने जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरफ जाना है, ये कैसे ख्याल आया? देखिए, ये जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ना, ये एक फैंटेसी की तरह है, इसकी दुनिया ही और है। ठीक है। जब आप FCPS करते हो, गायनी में ख़ास तौर पे हम लोग ज़्यादा ओपन सर्जरी में ट्रेन होकर निकलते हैं। ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जब आप FCPS करते हैं वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है कि जैसे आपने भी शुरू में कहा कि आप करंट इश्यूज़ पे बात करते हैं। वहाँ पे इतना रश लगा हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड तरीके इतने अप्लाई नहीं होते। उस वक़्त हम किताबों में पढ़ते थे कि एक यूट्रस निकलती है और उसमें पेट पे निशान भी नहीं आता, ब्लड लॉस नहीं होता, उसी दिन शाम को पेशेंट घर जा सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसा लगता था ये कोई फैंटेसी की दुनिया है। तो तभी जब मैं पढ़ा करती थी तो तभी मैं सोचती थी कि ये चीज़ देखने वाली ज़रूर है। फिर 1-2 बार जाके स्पेशली देखा जब हाँ ये प्रोसीजर हो रहा था, फिर तब आई डिसाइडेड कि इसमें मैंने किसी तरह एंटर हो जाना है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जर्नी शुरू हो गया। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारा टॉपिक है लेप्रोस्कोपिक और हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी के ऊपर,
हमारा एक आम व्यूअर्स या लेमैन जो है वो कैसे समझे कि हिस्ट्रोस्कोपी और जो लेप्रोस्कोपी है दोनों में फ़र्क क्या है? हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी दोनों गायनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ठीक है। बताऊंगी। हिस्ट्रोस्कोपी का मतलब ये है कि यूट्रस को अंदर से देखना। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट डोमेन्स हैं। ठीक है, एक्चुअली दुनिया भर में अगर आप सोचें तो हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जन्स अलग हो चुके हैं, जैसे कह लें ऑब्स्टेट्रिशियंस यानी बच्चे पैदा करने वाली फील्ड अलग, गायनोकोलॉजिस्ट यानी रसौलियों की सर्जरीज करने वाले अलग, हिस्ट्रोस्कोपिक अलग यानी जो सिर्फ यूट्रस के अंदर विजाइनली नीचे के रास्ते से एंटर होके जो सिर्फ यूट्रस के अंदर सर्जरी करें। वो इतनी लंबी उसमें लिस्ट है जिसमें ये प्रोसीजर्स हो सकते हैं कि उसके सर्जन्स उसके अस्पताल ये अलग बन चुके हैं। ठीक है, इसी तरह लैप्रोस्कोपी होता है पेट के थ्रू कैमरा डाल के। ठीक है, उसमें जैसे कह लें लेस देन 1 सेंटीमीटर यानी कि बिल्कुल मटर के दाने को भी आधा कर लें, ठीक है, उतने निशान से कैमरा डाल के सर्जरी की जाती है पेट के थ्रू। ठीक है, और उसमें फिर यह है कि आप पेट के थ्रू जैसे यूट्रस में कोई रसौलियाँ हो बाहर की तरफ या ओवरीज में सिस्ट हो, एक कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस, अनलिमिटेड इसमें भी इंडिकेशंस हैं, मैं आपको वो सारी ज़रूर अभी बताऊंगी साथ साथ। जैसे ट्यूबें खोलने वाला प्रोसीजर, किसी की ट्यूबें बंद आ गई हैं एक्सरे के ऊपर तो उसको अगर ओपन करने का प्रोसीजर, फिर कोई पैदाइशी तौर पे एबनॉर्मल यूट्रस होती है जैसे कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस, उसको ठीक करने का प्रोसीजर मेट्रोप्लास्टी जो एब्डोमेन के थ्रू किया जाए वो लैप्रोस्कोपी के लिए होता है। जबकि हिस्ट्रोस्कोपी में आप वजाइना के थ्रू कैमरा डाल के यूट्रस के अंदर की कैविटी यानी जहाँ पे बच्चे ने इम्प्लांट होना है उसमें कोई सेप्टम है, पर्दा है या कोई पॉलिप है यानी गदूद है या कोई नीचे की तरफ फाइब्रॉइड है यानी कैविटी के अंदर। पहले ज़माने में होता था कि यूट्रस के अंदर के मसाइल भी पेट खोल के किए जाते थे हल, लेकिन ये कैमरे को नीचे के ज़रिए ले जाकर अंडर विजन सिर्फ उसी जगह को टारगेट करके किया जाता है। अगर आप ब्लाइंड डीएनसी से वो काम करें तो वो चीज़ रह जाती है अंदर या फिर ज़्यादा डैमेज होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता आप किधर हिट कर रहे हैं। सो हिस्ट्रोस्कोपी में आप डायरेक्ट कैमरा डाल के इंस्ट्रूमेंट्स इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं कि इतनी प्रिसीजन से सर्जरी होती है कि वो बच्चेदानी की जो कैविटी है वो इतनी क्लियरली नज़र आ रही होती है और ऐसा लगता है आप एक नई दुनिया में एंटर हो गए और इतने विदाउट एनी ब्लड लॉस। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा है, स्किल्स इसमें चाहिए, बट ये है कि इसमें रिकवरी और ओवरऑल जो आउटकम है वो बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे लोगों के अंदर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, प्री डायबिटिक लोग ज़्यादा हो रहे हैं और इसी के साथ साथ हमने फीमेल्स की अगर बात करें तो सब फर्टिलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा लोग रिपोर्ट होते हैं, PCOS है, PCOD। अगर हम सब फर्टिलिटी के ऊपर फोकस करें लेप्रोस्कोपिक और हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी का, तो उसमें इनका क्या रोल है? एक्चुअली लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी ने सब फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ही बदल दी है। ठीक है। वो इस तरीके से कि अब तो इंटरनेशनल एविडेंस हमारे पास मौजूद है, गाइडलाइंस मौजूद हैं जिसमें डेफिनेटली उन्होंने कहा है कि अगर आप लेप्रोस्कोपी करें तो पेशेंट की ट्यूबल पेटेंसी को देखने के लिए पहले ज़माने में सिर्फ एक तरीका होता था और वो होता था एक्सरे के ज़रिए जिसे हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राम कहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई गायनोकोलॉजिस्ट हिस्ट्रोसोनोग्राम के ज़रिए यानी अल्ट्रासाउंड के साथ साथ नीचे से सेलाइन डाल के ट्यूबें देख लेते थे, लेकिन उसमें तकरीबन मोर देन 50% फॉल्स रिजल्ट आने का चांस होता है। ठीक है। इसी तरह एक्सरे में कई दफ़ा ट्यूबें बंद आ जाती हैं तकरीबन मोर देन 40% केसेस में, और वो असल में खुली होती हैं ट्यूबें। और एक्सरे इस कदर तकलीफदेह प्रोसीजर है कि वो एक्सरे डिपार्टमेंट में होता है और उसमें एक्सरे टेक्नीशियन जो फीमेल होती हैं वो नीचे से डाई डालती हैं और उससे फिर एक्सरे लिया जाता है। और मैंने खुद बहुत केसेस देखे हैं, इस पर काफ़ी स्टडीज़ भी हैं कि एक्सरे के बाद जो ट्यूबें खुली होती हैं वो बंद हो जाती हैं क्योंकि इतना अनस्टेरलाइज्ड कंडीशन में ये होता है कि वो जब डाई ऊपर जाती है तो वो एब्सेस बना देता है यानी पस बना देता है। लैप्रोस्कोपी के अंदर ऑपरेशन थिएटर में होता है, कम्प्लीटली स्टेरलाइज तरीके से पेशेंट बेहोशी की हालत में होता है, इसलिए आप उसको कम्प्लीटली इवैल्यूएट कर सकते हैं, पेशेंट को कोई हार्म नहीं आता और 100% रिजल्ट होता है। कई दफ़ा बंद ट्यूबें खुल भी जाती हैं गैस इसके डाई के प्रेशर से, यानी जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं ट्यूबल पेटेंसी देखने के लिए, जब वो ट्यूब्स में से गुजरता है तो बंद ट्यूबें खुल भी सकती हैं। और एट द सेम टाइम अगर फिर भी वो बंद हों तो देयर इज़ अ प्रोसीजर जिसे ट्यूबल कैनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। वो आप उस वक्त ही परफॉर्म कर लेते हो लेप्रोस्कोपी में, जिसमें गाइड वायर गुजारी जाती है ट्यूब के अंदर से और ट्यूब्स खुल जाती हैं। तो इस तरह से भी अब तो स्टेटमेंट्स आ गई हैं गायनी में कि लेप्रोस्कोपी इज़ एक्चुअली अल्टरनेटिव टू IVF।
ठीक है। जिसका मतलब ये है कि अगर किसी की ट्यूबें बंद आ जाती हैं, उन्हें कह दिया जाता है कि अब आप जाके टेस्ट ट्यूब करा लें। टेस्ट ट्यूब हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में एक्चुअली इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर, ठीक है। और उसमें वही बात है, अगर फेल हो जाए तो वो सारे पैसे ज़ाया। ठीक है। तो लेकिन डायरेक्ट आईवीएफ तक पहुंचने से पहले सब फर्टिलिटी में लेप्रोस्कोपी का बहुत रोल है। बहुत कुछ बदल सकता है। कई दफ़ा अंदर जड़ाव हो पहले ऑपरेशन की वजह से, आप लेप्रोस्कोपी से ट्यूबें ठीक कर लेते हैं। जब ट्यूब सीधी हो जाती हैं तो वो पेटेंसी अचीव हो जाती है, आप जितने मर्जी बच्चे पैदा करें उसके बाद। बंद ट्यूबों के लिए कैनलाइजेशन का प्रोसीजर, आईवीएफ अगर आप कराएं तो एक ही बच्चा पैदा होगा आईवीएफ में, और हर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ ही कराना होगा। और बड़ा कॉस्टली। अगर देखें 25 से 30 ईयर की खातून की ट्यूबें खुल जाएं तो वो उसकी तो सारी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। इवन मैंने कई पेशेंट्स में सोशल सेटअप चेंज होते देखे, नॉट नेसेसरीली कि बच्चा हो। एक यही स्टिग्मा के ट्यूब्स बंद है, वो काफ़ी एक मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है और एक सोशल सेटअप को पूरा अफेक्ट करता है उसके लिए। तो इस तरह कोई रसौलियाँ अगर आप लैप्रोस्कोपी से निकाल दें और यूट्रस की शेप ठीक हो जाए तो फिर वो आगे सब फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। कई दफ़ा सेप्टम होता है, बार बार पेशेंट रिकरेंट मिसकैरेजेस के साथ आ रही होती है। इट्स सच अ स्मॉल प्रोसीजर, 10 मिनट का ये काम है। ठीक है। कैमरा डाल के नीचे से जाते हैं, सेप्टम अंडर विजन काट देते हैं, कैविटी सिंगल हो जाती है और उसके बाद रिकरेंट मिसकैरेजेस का मसला ख़त्म हो जाता है। तो मैं यही आपको कह रही हूँ कि ये एक जादू की तरह है एक्चुअली, और इससे सब फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट का पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई हमारा सुनने वाला ये समझना चाहे कि उसका क्राइटेरिया कब होगा कि उसको पता चले कि मुझे लेप्रोस्कोपिक सर्जन के पास जाना चाहिए? गायनी के अंदर तो मैं कहूँगी कि जब भी कोई आपको प्रॉब्लम आए, गायनी का कोई प्रॉब्लम, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल किसी को ब्लीडिंग है और कोई अल्ट्रासाउंड कराता है और उसके अंदर कोई फाइब्रॉइड या मैस आ गया है, या किसी को पेन लोअर एब्डोमेन हुआ है, ओवरी में कोई सिस्ट आ गई है, या कि आपको हर पीरियड्स के दौरान बहुत सिवियर पेन का सामना करना शुरू हो गए हैं जो कि पहले नहीं था एक्चुअली, तो आप अल्ट्रासाउंड कराएं और अगर कोई फाइंडिंग है तो हर फाइंडिंग लेप्रोस्कोपी से ठीक हो सकती है। ये थोड़ी सी मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले ऑपरेशन हुए हैं तो शायद लेप्रोस्कोपी नहीं हो सकती, या पेट पे बहुत बड़ा मैस है, कोई कहता है कि शायद नाफ से ऊपर तक मैस आया हुआ है तो लेप्रोस्कोपी नहीं हो सकती। एक्चुअली अगर रिब्स तक भी मैस आया हो तो लेप्रोस्कोपी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्किल्स। ठीक है। स्किल्स एंड सोर्सेस, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कई दफ़ा एक बड़ी सी सिस्ट होती है जो रिब्स तक भी आई होती है फीमेल्स के, और जब वो पूरी तरह एवेलुएट हुई हो, कंसिडरिंग के मैलिग्नेंसी नहीं है, कोई टीबी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो एवेलुएशन के बाद ऑफ कोर्स वो लेप्रोस्कोपिक सर्जन आपका खुद ही करेंगे कि वो सारा कुछ नहीं है। तो यस, अगर स्किल्स हैं, सोर्सेज हैं, तो डेफिनेटली किया जा सकता है। डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हम ये देखते हैं कि आजकल जैसे ओवेरियन सिस्ट है, इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती हैं और जिसको ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी वगैरह, तो इसकी जब ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते हैं तो डिफरेंट गायनोकोलॉजिस्ट तो उनको डिफरेंट प्रोसीजर से गुजार देती हैं, लेकिन उसको प्रॉपर वो मशवरा नहीं देती कि आप किसी लेप्रोस्कोपिक सर्जन के पास भी जाएं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इसमें क्या रोल है? ओवेरियन सिस्ट में तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूँगी। यंग गर्ल्स के अंदर ये सिस्ट बन जाती है, स्पेशली अनमैरिड गर्ल्स में। ठीक है। और फिर ऑब्वियसली ये थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए भी परेशानी की बात होती है कि अगर ओपन सर्जरी हो गई तो कॉस्मेटिक इंसिजन आ जाएगा, और फिर ऑफ कोर्स, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं तो कहूँगी एज अ डॉक्टर कि फर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन गर्ल्स में। इट्स नॉट ओनली कि कॉस्मेटिक रीज़न के लिए, अगर ओपन सर्जरी हो जाए और आप बाकायदा हाथों से अंदर ले जाके सर्जरी करें तो आपकी टिश्यू हैंडलिंग बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है। इंस्टेड अगर आप इसी चीज़ को लैप्रोस्कोपिकली करें, लैप्रोस्कोपिकली पेट पे कोई निशान नहीं आएगा। उसके अलावा जब आप उसमें बिल्कुल छोटे पतले इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाते हैं, जैसे मैंने कहा मटर के दाने को भी आधा कर लें, उतने से आप जाके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर आप देख रहे हैं एक मैग्नीफाइड व्यू, और कंप्लीट सिस्ट वॉल निकल रही है, उसमें एक तो रिकरेंस नहीं होता, ना पेट पे निशान, कॉस्मेटिक सर्जरी अलग, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है, आप कह लें एज गुड एज अनटच्ड। ये एक स्टेटमेंट लैप्रोस्कोपी के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। तो स्पेशली यंग अनमैरिड गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ी एक ब्लेसिंग की तरह है। और उसके अलावा जैसे आपने एक टॉपिक के लिए कहा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा ट्यूब में हो जाती है, यानी कि नॉर्मल जगह से हट के।
ठीक है। और उसमें होने की एक बड़ी वजह ये है कि अंदर या तो पहले कोई सर्जरी हुई है, कोई जड़ाव मौजूद है जिसकी वजह से वो हो गई। अगर आप सोचें एक टॉपिक के लिए ओपन सर्जरी हो जाती है तो मजीद जड़ाव होगा, तो फिर जो बिल्कुल। दूसरी ट्यूब बची हुई है या तो वो बंद हो जाएगी या अगली दफ़ा वहाँ हमल हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कह लें एक डे केयर प्रोसीजर की तरह है, क्योंकि इसमें रिकवरी जल्दी होती है, पूरा पेट नहीं खुलता। तो ऑब्वियसली हर नॉन मेडिकल पर्सन को भी सुनने में समझ आता है कि जब पेट नहीं खुलता तो रिकवरी कितनी जल्दी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा। और उसके अंदर बिकॉज अंदर से भी टिश्यू हैंडलिंग कम है, तो आप शाम तक पेशेंट को घर भी भेज देते हैं। तो ये और उसके अंदर ऑब्वियसली इवन दूसरी ट्यूब का आप कंप्लीटली वॉश कर सकते हैं पूरी कैविटी को, और हैंडलिंग अच्छी होती है। तो इसमें बल्कि जो जिस ट्यूब में हमल हो और वो रप्चर ना हुई हो तो वो ट्यूब बचने का भी चांस आता है इसमें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम डिफरेंट जो लोगों के माइंड में कुछ थॉट्स आ रही होंगी कि टीवीएस अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी लोग अंदर से मुआयना करते हैं, तो टीवीएस अल्ट्रासाउंड और लेप्रोस्कोपी में थोड़ा सा फ़र्क जो है वो लोगों को वाज़ेह करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टीवीएस एक अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर आप अल्ट्रासाउंड का प्रोब वजाइना तक रखते हैं, ठीक है। और उसमें जो उसकी वेव्स हैं वो पिक करती हैं इमेज पेट के अंदर का। ठीक। आप पेट के अंदर नहीं जाते, आप वजाइना के अंदर प्रोब रखते हैं। ठीक। जो हिस्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर अंडर विजन टेलीस्कोप यानी हिस्ट्रोस्कोप वजाइना के थ्रू सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह और फिर बच्चेदानी के अंदर तक जाता है। और अगर कोई आपने फॉर एग्जांपल कोई गदूद है या कोई और आपने सर्जरी करनी है यूट्रस के अंदर, तो आप उसके अंदर से ही अपना इंस्ट्रूमेंट ले जाके कीपिंग योर सेल्फ इनसाइड द यूट्रस को हम एक डिस्टेंशन मीडियम से बढ़ा लेते हैं, एक कमरे की तरह उसकी शक्ल आ जाती है, और फिर उसके अंदर हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो इसमें बहुत फ़र्क है। अगर आप सिर्फ डायग्नोस्टिक लेवल पे देखें तो जो हिस्ट्रोस्कोपी है, क्योंकि उसमें हम अपनी आंखें खुद यूट्रस के अंदर लेके गए होते हैं, तो वो 100% होता है। और टीवीएस के अंदर आपको कैमरा दिखा रहा है, आप बाहर बैठ के तस्वीर देख रहे हैं, और हिस्ट्रोस्कोपी में आप खुद अंदर जाके देख रहे हैं। इसलिए जितनी भी डायग्नोस्टिक वैल्यू है हिस्ट्रोस्कोपी की 100% है, टीवीएस की 20 से 30% इतनी है। इसमें ये भी फर्क होगा ना कि टीवीएस में तो सिर्फ आपने इमेजिंग कर ली और आज आपको रिजल्ट मिल गया, yes. लेकिन हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी में प्रॉपर ट्रीटमेंट आप ट्रीट भी यू कैन आप सर्जरी कर रहे हैं फिर उसके अंदर पूरी इंस्ट्रूमेंट से। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हम ये देखना चाहते हैं कि आजकल जैसे पीसीओएसएस और पीसीओडी ये तो आम है लोगों के अंदर ना, लोअर बेली फैट भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर लोअर बेली फैट भी हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी हो, तो इनको लेप्रोस्कोपी किस तरह हैंडल करती है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में सबसे पहले तो लाइफस्टाइल ही आता है। ठीक है। देखिए इसके अंदर आपने बिल्कुल ठीक बात की कि पीसीओ के अंदर हमारे पास फैट डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक। जैसे इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि वेस्ट हिप रेशियो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड फैट से। तो इसमें लेप्रोस्कोपी इज़ नॉट द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, चाहे वो मैरिड है लड़की या अनमैरिड है, शायद चाहे वो फर्टिलिटी के लिए एफर्ट कर रही है या अपने पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए एफर्ट कर रही है। इसमें नंबर 1 एडवाइस लाइफस्टाइल चेंजेस है। ठीक है। यानी वेट रिडक्शन, या आप जितनी मर्जी मेडिसिन ले लें, आप जो मर्जी कर लें, और अगर इसमें वेट के लिए रिडक्शन ट्रीटमेंट करवा भी लिया तो दोबारा होने का देयर इज नो पॉइंट। और पहले ज़माने में होता था कि कहते थे सब फर्टिलिटी में लेप्रोस्कोपिकली आप ओवेरियन ड्रिलिंग कर लें पीसीओ के अंदर और फिर वो थोड़ा फर्टिलिटी बेहतर करेगा, लेकिन अब ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओवेरियन ड्रिलिंग फॉर पीसीओ इज़ नो मोर रिकमेंडेड। ये बहुत स्पेशल केसेस में होती हैं, आप कह लें 200 में से शायद एक, जिसमें कोई भी अंडा बनने वाली दवाई इफेक्ट ना कर रही हो, जिसे कहते हैं बहुत ही रेजिस्टेंट ओवरी हो और एग ना बन रहा हो, तो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे हम लैप्रोस्कोपी के लिए उसमें ओवेरियन ड्रिलिंग कर लेते हैं। वरना पीसीओ के अंदर वेट रिडक्शन विद ओव्यूलेशन इंडक्शन से मोर देन 90% में काम बन जाता है। ठीक हो। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद डॉक्टर अरूबा रहीम हमारे साथ होंगी और मज़े की गुफ्तगू जारी रहेगी। और हम कोशिश करेंगे कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ अपने एक्सपर्ट के सामने रखें, ताकि उसका जो भी जवाब हो वो बेस्ड ऑन साइंस हो, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो, और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश हो। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम ऑन स्पेशल टीवी। मेरे साथ डॉक्टर अरूबा रहीम मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक, हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब के साथ बड़ी मज़े की बेस्ड ऑन साइंस मुदल्लल गुफ्तगू जारी है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके जहनों के अंदर उठने वाले जो सवालात हैं
वो डॉक्टर साहबा के सामने डिफरेंट एंगल्स के साथ रखूं ताकि उसका जो बेसिक विजन है वो आप लोगों को समझ आ सके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक सवाल चल रहा था कि लोग ये सोच रहे होंगे कि आजकल जो डीएनसीज होती थी, क्या लेप्रोस्कोपिक के जरिए डीएनसी भी हो सकती है? बिल्कुल, डेफिनेटली। डीएनसी दो तरह की होती है। एक तो डायग्नोस्टिक होती है जिसमें आप अंदर से बायोप्सी लेते हैं, वो तो जाहिर है आपको समझ आ ही गया होगा कि कैमरा ले जाके ज़्यादा बेहतर आप सैंपल ले लेते हैं। ठीक है। जो तो डीएनसी है प्रेगनेंसी वाली, ठीक है, उसमें आमतौर पे तो वो आराम से, अब तो सक्शन कैनुलास आ गए एमवीए के नाम से, जिसमें आप को बहुत इंस्ट्रूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। मिस कैरेज होता है तो आप उसको सक्शन के थ्रू ही ले लेते, यू डोंट नीड टू इवन गो इनटू द यूट्रस एट टाइम्स। लेकिन कुछ डीएनसीज होती हैं जिसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट के बहुत ही एडहेरेंट आरपीओसीज है, यानी रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं बच्चेदानी के अंदर, कई दफ़ा अगर कोई एक डीएनसी के बाद रह जाते हैं और 2 हफ्ते बाद वो फिर ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करती है और हम अल्ट्रासाउंड कराएं तो उसमें पीसेस होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इन्फेक्ट हो गए हो, सेप्टिक हो गए हो, तो फिर निकालने हो तो वो हिस्टेरोस्कोपिकली यानी कि कैमरे के ज़रिए अंदर ले जाके ज़्यादा बेहतर निकलते हैं। ब्लाइंड डीएनसी से तो फिर वो दोबारा रह जाएंगे। ठीक है। तो अंडर विजन अंदर ले जाके आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से निकालते हैं। ठीक है। और एक कंडीशन और होती है, आजकल ये कॉमन होती जा रही है क्योंकि हमारे मुल्क में फॉर मेनी रीजन सिजेरियन सेक्शन रेट बढ़ गए। ठीक है। ये सिजेरियन सेक्शन के बाद होने वाली दोबारा जो प्रेगनेंसी होती है उसमें स्कार एक्टोपिक के नाम से होती है, यानी कि प्रीवियस स्कार जो है उसके अंदर ये हमल हो जाए, वो ठीक जगह पे हमल नहीं होता। दूसरा एक सर्वाइकल एक्टोपिक होती है, यानी बच्चेदानी के मुंह के ऊपर हो जाए। ठीक है। तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें हिस्ट्रोस्कोपी का बहुत अहम रोल है और बहुत सेफली ये काम हो जाता है इससे। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जैसे लोगों के माइंड में ये भी चलता होगा कि कैमरा तो आप डाल रहे हैं, क्या इसको सुन करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, जीआईए में होता है, ये किस में होता है? ये प्रोसीजर ऑपरेशन थिएटर में ले जाके होता है मुकम्मल बेहोशी में। ठीक है। ऑपरेशन थिएटर में इसलिए क्योंकि हमें कंप्लीट स्टरलाइजेशन चाहिए होती है। ठीक है। हिस्ट्रोस्कोपी आप विदाउट बेहोशी भी कर सकते हैं। ठीक है। वो कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता, लेकिन हम प्रेफरेबली इसको बेहोशी में ही करते हैं ताकि अगर कोई अंदर गदूद या कोई पॉलिप या कोई सर्जिकली कुछ करना हो तो हम साथ ही वो कर लें। और जो लेप्रोस्कोपी है वो तो होता ही बेहोशी में, कंप्लीट बेहोशी में। और नॉर्मली ये अगर तो छोटा काम है तो लेस देन हाफ एन आवर का काम होता है। उसमें आप बहुत लंबा चौड़ा इंट्यूबेशन वाली बेहोशी ना भी दें, फेस मास्क वाली बेहोशी में भी कर लेते हैं। तो लेकिन होता है ऑपरेशन थिएटर में और बेहोशी में मुकम्मल। ठीक होगा। डॉक्टर साहब, डिफरेंट सर्जरीज के लिए एनपीओ का होना ज़रूरी होता है, 5, 6, 7 घंटे डिफरेंट सर्जरी के हिसाब से पेट को खाली रखना होता है, तो लेप्रोस्कोपी के लिए भी यही रूल होता है? डेफिनेटली। देखें, जहाँ भी आपने बेहोशी देनी है उसमें कम से कम 6 से 8 घंटे का एनपीओ होना, यानी बगैर खाए पिए, बहुत ज़रूरी होता है। वो सर्जरी के लिए शायद इतना ज़रूरी नहीं होता, वो बेहोशी के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कहीं पेशेंट के लंग्स में ना चला जाए कोई एस्पिरेट और वो फिर खुदा ना खासा जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि तैयारी के साथ ही जाया जाए लेप्रोस्कोपी के लिए भी। और प्री ऑपरेटिवली तो तकरीबन वही तैयारी होती है जो कि किसी भी सर्जरी की तैयारी हो, एक्सेप्ट फॉर ब्लड अरेंजमेंट, क्योंकि इसमें ब्लड लॉस नहीं होता तो ब्लड अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अदर देन दैट आप उसी तरह बगैर खाए पिए 6 से 8 घंटे के बाद जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में मुकम्मल बेहोशी में। उसके बाद जो सर्जन का काम है वो मुख्तलिफ है ओपन और लेप्रोस्कोपी का। ठीक हो गया। प्रोसीजर उसी से गुजरेंगे? प्रोसीजर उसी से गुजरेंगे, बाकी चीज़ें अलग अलग? बाकी चीज़ें अलग। अच्छा डॉक्टर साहब, फेब्रॉइड बन जाते हैं लोगों के, बड़ी बड़ी गदूदें, रसोलियाँ बन जाती हैं, तो लोगों के माइंड में ये होता है कि शायद ये कैमरा डाल के अंदर तोड़ देंगे, ये बाहर सकिंग नहीं करेंगे उसको, तो इसलिए मैं ओपन सर्जरी करवाना चाहती हूँ, तो उन लोगों को आप किस तरह समझाएंगे? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास क्लिनिक पर अक्सर ख़वातीन आती हैं और वो यही कहती हैं कि फिर डॉक्टर साहब ये निकलेगा किधर से, यही तो सारा जादू है, यही तो साइंस है। वो कहते हैं इतना सा सुराख तो गया किधर। देखिए, 2-3 तरीके होते हैं गायनी में। एक तो तरीका होता है कि हम इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए, हमारी लेप्रोस्कोपी में ही ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जैसे कि इवन एंडो बैग है जिसमें हम कहते हैं विदाउट स्पिलेज, यानी वो मैस जब हमने बॉडी में से निकाला तो जब हम उसे छोटे सुराख से निकालेंगे और हमने उसके छोटे पीसेस करने हैं तो वो ज़ाहिर है उसका बॉडी के अंदर स्पिल होने का चांस होता है कि वो पीस बॉडी में गिर जाए। तो फिर एक एंडो बैग होता है, हम एंडो बैग में डाल के उसके छोटे पीसेस करते हैं और उसको उसी सुराख में से निकाल लेते हैं। फिर एक डिवाइस होती है, उसका नाम है मॉर्सिलेटर। मॉर्सिलेटर साथ साथ उसको सक करता जाता है मैस को और साथ साथ उसको काट के निकालता जाता है।
उसी छोटे निशान से, मटर के दाने जितने निशान से। ठीक। फिर एक और तरीका होता है, उसको कहते हैं नीचे से यानी वजाइना के थ्रू छोटा सा कट लगा के, क्योंकि वजाइना बहुत स्ट्रेचेबल होती है, कैसे? तो उसमें छोटा सा निशान लगा के तो नीचे से मैस निकाल लेते हैं। ठीक है। और कई दफ़ा जब अगर बच्चेदानी निकलने वाला प्रोसीजर है, उसमें तो वैसे ही वजाइना नीचे से खुलती है, चाहे वो ओपन सर्जरी हो या लैप्रोस्कोपिक हो। जी। तो लैप्रोस्कोपी में हम जब ऊपर से कर लेते हैं तो वजाइना नीचे से निकल आती है, वो यूट्रस नीचे से वजाइनली निकल आती है। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें स्किल्स होते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लैप्रोस्कोपी में बिल्कुल कोई मैस नहीं रहता अंदर, और क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल तक नजर आ रहा यानी होता जितना है, भी बड़ा फेब्राइड हो, बल्कि cyst हो, ओपन में जो रह भी जाने का चांस है, क्योंकि ओपन में आपका विजन कम है, आप उसकी बेस तक नहीं भी पहुंचे, आपको नजर नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ ये कि आप सिर्फ उस निशान के अंदर देख रहे हैं जो आपने कट लगाया है। ठीक है। लैप्रोस्कोपी आपको एक वक्त में पूरी बॉडी अंदर से दिखा रहा होता है। यहाँ तक कि अगर हम पेल्विस में यानी नीचे की तरफ ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें लिवर भी नज़र आ रहा होता है, ठीक। और हमें पूरी इंटेस्टाइन और यहाँ बहुत छोटी से छोटी चीज़ नज़र आ रही होती है। ठीक। तो हम उन सब चीज़ों को सेफ रखते हुए सिर्फ अपने काम को करके कंप्लीट रिमूवल उस चीज़ का करके आते हैं। ठीक तो लैप्रोस्कोपी में बल्कि बिल्कुल रह जाने का कोई चांस नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि मेनोपॉज के जब केसेस आते हैं लोगों की ब्लीडिंग के, तो उस दौरान में लोगों को हिस्टेक्टमी करवानी पड़ती है, बच्चादानी निकलवानी पड़ती है। तो सम टाइम जब आप बच्चादानी निकलाते हैं या उसकी रसोलियाँ वगैरह या फेब्राइड निकाल रहे होते हैं, तो लोगों को यूरिन के कई मसाइल शुरू हो जाते हैं। यूरिन बैग्स शायद उसमें डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, या कोई नॉन प्रोफेशनल सर्जन हो तो वो उसमें कोई ऐसी खला छोड़ देता है। तो क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये सारी चीज़ें महफूज रहती हैं? देखिए, बात यह है कि सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन कहने को तो किसी से भी हो सकती है, ठीक है। हम सभी इंसान हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लैप्रोस्कोपी में ये सारी चीज़ें बहुत कम हैं। ये पूरे एविडेंस है इस पे, इसकी परसेंटेजेस इंसिडेंसेस लैप्रोस्कोपी में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। उसकी ठीक। वजह यह है कि लैप्रोस्कोपी में बहुत टाइम्स बड़ा व्यू नज़र आ रहा होता है, मैग्नीफाइड व्यू, जिसकी वजह से हमें टिश्यू प्लेन्स बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं। मुझे तो कई दफ़ा लैप्रोस्कोपी करते हुए लगता है कि जैसे इट्स अ गेम ऑफ कलर्स। अल्लाह ने हमारे अंदर हर चीज़ डिफरेंट रंग की बनाई है। बिल्कुल ऐसे। ब्लैडर है यानी मसाना है तो वो डिफरेंट रंग का है, यूट्रस बच्चेदानी डिफरेंट रंग की है, ऐसे। ओवरी डिफरेंट रंग की है। तो ये ऐसा लगता है हम कलर्स में खेल रहे हैं लैप्रोस्कोपी में, और इतने खूबसूरत कलर्स का डिफरेंस नज़र आ रहा होता है कि वो लगता है कि खुद ब खुद ही हमारे इंस्ट्रूमेंट्स उन चीज़ों को सेपरेट करते चले जा रहे हैं। ठीक। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये भी एक मिथ है कि पहले ऑपरेशन हुआ है तो कहते हैं जड़ाव बन गया, तो शायद लैप्रोस्कोपी ज़्यादा मुश्किल होगी। वो इसीलिए ज़्यादा आसान होती है जड़ाव वाले पेशेंट्स में, क्योंकि उसमें हमें वो प्लेन्स बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं जो ओपन में नज़र नहीं आते, ठीक। क्योंकि इसमें मैग्नीफाइड व्यू है। तो इसलिए इसमें बहुत कम चांस है कि, जाहिर है 100% तो अल्लाह की ज़ात है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही नील है, लेकिन बहुत टाइम्स कम चांस है इसमें कि खुदा ना खास्ता कोई ब्लैडर इंजरी या यूरेटर इंजरी या खुदा ना खास्ता ऐसे इर्द गिर्द के किसी ऑर्गन को डैमेज हो। तो लेकिन बाकी तो ऑब्वियसली अल्लाह के काम है, लेकिन मिनिमल चांस होता है लैप्रोस्कोपी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने सब फर्टिलिटी की बात की थी, इसमें IUI IVF की भी हमने बात की थी। अगर कोई बंदा IUI उसका होता है और वो नाकाम होता है, तो क्या उसको हिस्ट्रोस्कोपी के ज़रिए प्रॉपर एक चेकअप करवाना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि, और मैं बल्कि एविडेंस बेस्ड ही बात करूँगी, IUI से पहले, बिफोर यू गो फॉर IUI देखें एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। ठीक है। जब आप उसमें जाते हैं तो जो पेशेंट कपल उसमें एंटर होता है तो वो साइकोलॉजिकली एक फेज में जाता है कि अब वो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक में एंटर होने लगे। ठीक है। उससे पहले कंप्लीट इवैल्यूएशन में हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी इसका हिस्सा है, ठीक है। कि पहले IUI से पहले आप हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी एटलीस्ट ज़रूर कराएं ताकि आपकी ट्यूबों का पता हो। ऑफ कोर्स उसमें हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है तो ही वो IUI की तरफ जा रहे हैं, ठीक। तो फिर उसमें ट्यूबल पेटेंसी ठीक होगी तो IUI कामयाब हो सकता है। तो वो इसलिए पहले लैप्रोस्कोपी कराना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी अगर हम बात करें लेप्रोस्कोपिक या हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी से रेलिवेंट, कि लोगों का ये ख्याल भी होगा या वो लोग सोच रहे होंगे कि जब अंदर से आप कटिंग करते हैं, चीज़ें बाहर सकिंग करते हैं, तो क्या अंदर कोई स्टिचिंग भी होती है? हिस्ट्रोस्कोपी के अंदर तो बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम है, उसमें सूचरिंग या स्टिचिंग की ज़रूरत नहीं होती। उसके अंदर जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम यूट्रस में एंटर होते हैं तो हम एक डिस्टेंशन मीडियम यूज़ करते हैं, यानी उसको गुब्बारे की तरह फैला देते हैं यूट्रस को, ठीक। उस प्रेशर से ब्लीडिंग रुकती जाती है।
ठीक है। आप जितनी मर्जी पॉलिप निकाल लें, या अगर कोई ज़्यादा बड़ा काम है जैसे कि पूरा फाइब्रॉइड हमने नीचे से निकालना है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट स्पेशल होता है जिसमें हम कॉटरी इलेक्ट्रिकल सर्जरी करते हैं। ठीक है। तो वो साथ साथ ब्लड वेसल्स को बंद करता जाता है इलेक्ट्रिक करंट से और हीट से, और वो साथ साथ सेफली वो चीज़ निकल आती है। ठीक है। लैप्रोस्कोपी के अंदर भी मोस्टली यही होता है कि कॉटरी के ज़रिए काम हो जाता है, लेकिन कई दफ़ा सूचरिंग जैसे यूट्रस निकालने में, हिस्टेक्टमी में कई दफ़ा आपको इतनी ब्लीडिंग हो, या कई यूरेटर या ब्लैडर के आसपास सर्जरी कर रहे हैं, वहाँ इलेक्ट्रिकल हीट आप नहीं यूज़ कर सकते, तो फिर आप सूचरिंग कर लेते हो, तो वो भी बहुत बारीक और बड़ी फ़ाइन होती है, इतनी फ़ाइन कि कल को बाद में वो एडिशन या जड़ाव नहीं बनने देता। ठीक है। और ना ही बाद में पेन करता है पेशेंट को। ठीक हो गया। इसी तरह डॉक्टर साहब, अगर यूट्रस का कोई कैंसर होता है या बाकी जितनी भी अलामात होती हैं, तो उनके ऊपर भी लेप्रोस्कोपी के जरिए ही उसकी सर्जरी की जा सकती है? बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा कि जिसमें मैं कहूँ कि बिल्कुल ही लेप्रोस्कोपी मना हो, एक्सेप्ट फॉर सिजेरियन सेक्शन। अभी तक बच्चा आप लेप्रोस्कोपिकली नहीं निकाल सके दुनिया में, लेकिन अदर देन दैट कैंसर की सर्जरी तो होती ही लेप्रोस्कोपिकली है। लिम्फ नोड डायसेक्शंस आप उसमें जिस कदर खूबसूरत तरीके से लिम्फ नोड डायसेक्शन की जाती है। गायनी के अंदर मोस्टली कैंसर्स में लिम्फ नोड डायसेक्शन इतनी बहुत एडवांस्ड केसेस में होती है, उसमें फिर आप रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के बात कर रहे होते हो, बट इवन देन हर चीज़ लेप्रोस्कोपी के लिए आप बहुत खूबसूरत तरीके से कर लेते हो विदाउट ब्लड लॉस। और उन पेशेंट्स में ये ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए क्योंकि ओपन सर्जरी के बाद उनको 3 से 6 माह लग जाते हैं रिकवर होने में, क्योंकि वो पहले ही कैंसर के पेशेंट्स होते हैं। फिर इस सर्जरी के बाद उनकी कीमोथेरेपी शुरू होनी होती है, और लेप्रोस्कोपी के बाद आप आफ्टर 1 और 2 वीक ही अपने नेक्स्ट ट्रीटमेंट में जा सकते हैं। इतना फ़र्क है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने इसके ऊपर भी बात कर ली, अब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और लेप्रोस्कोपी, क्योंकि वो भी कहते हैं रेडियोलॉजी वाले कि हम भी अंदर कैमरे से और डिफरेंट नीडल्स के साथ डिफरेंट प्रोसीजर्स करते हैं, तो एक आम आदमी अगर इसको समझेगा तो उसमें फ़र्क कैसे महसूस करेगा? देखें, ये थोड़ा सा मैं कहूँगी अलमिया ही है हमारे मुल्क का कि दूसरी फील्ड के जो लोग हैं वो दूसरी फील्ड में एंटर होके ओवरऑल विमेन हेल्थ को थोड़ा सा अफेक्ट कर देते हैं। ये बात आई हैव टू से। गायनी इज़ ऑल अबाउट विमेन हेल्थ ऑफ द कंट्री, ऐसे ही है। अब अगर आप कहें कि रेडियोलॉजिस्ट गायनी के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएं तो वो फिर काम ठीक नहीं होता। उसकी वजह ये है कि एक औरत जिसने कल को प्रेगनेंसी करनी है, हाउ कैन अ पर्सन जिसकी, जैसे मैंने आपको शुरू में अपना जर्नी बताया, कितने सालों की वो नॉन स्टॉप मेहनत है, एक फोकस्ड मेहनत है उस फील्ड की, और एक तो स्पेशलिटी जी एक ही स्पेशलिटी की। ये बात नहीं है कि अगर कोई मुझे कहे अपेंडेक्टमी कर दो, अपेंडिक्स निकाल दो, कि मैं नहीं कर सकती। मैं अपेंडिक्स निकाल सकती हूँ, आई एम अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन, बट मैं नहीं करूँगी नहीं, क्योंकि मैंने उन 20 सालों में वो काम नहीं किया, तो मैं वही करूँगी ना जिसके लिए मैं ट्रेन हुई हूँ। तो एक रेडियोलॉजिस्ट कमेंट नहीं कर सकते कि एक इनफर्टिलिटी वाली पेशेंट में अगर फाइब्रॉइड्स हैं तो उसके अंदर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का कितना रोल है। हम लोग गाइडलाइंस, मुल्क की गाइडलाइंस अलग, रॉयल गाइडलाइंस, रॉयल कॉलेज की अलग, अमेरिकन गाइडलाइन अलग, कनेडियन, हम इतनी सारी गाइडलाइंस के बाद एक हमारे पास एक पूरा पैटर्न होता है जिसको हम फॉलो करके अपनी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो हमें पता होता है कि ये फाइब्रॉइड्स है, इसके अंदर अगर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का काम हो जाएगा तो वो कितना अफेक्ट करेगा। हमारी जितनी भी गाइडलाइंस हैं, दे डोंट सपोर्ट दिस यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन सब फर्टिलिटी वाले पेशेंट में। कुछ पेशेंट्स में अगर आप कहें कि 100 में से एक आधा कोई कामयाब हो भी जाए और कल को वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि बाद में वो हम ही डील कर रहे होते हैं, किसी का इन बिटवीन बेबी की खुदा न खास्ता डिमाइस हो सकता है, किसी का ग्रोथ वहीं ख़त्म हो जाती है, किसी का प्लेसेंटा एडहेरेंट हो जाता है, और हमारा टारगेट होना चाहिए हेल्दी मदर हेल्दी बेबी। ठीक है। ऐसी प्रेगनेंसी का क्या फ़ायदा कि जिसमें बेबी ना आगे तक गया हो। तो इसलिए हमने पूरी एंड तक उसका सोच के एक मैनेज करना होता है पेशेंट को। ठीक है। फिर बहुत सारी और चीज़ों में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन को लाया जा रहा है जिसमें बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, जैसे कि एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ओवेरियन सिस्ट। अनफॉर्चुनेटली ये काम हो रहा है, हालांकि ये बिल्कुल उनकी फील्ड का काम है नहीं। मैं इसलिए क्लैरिटी से बात कर रही हूँ क्योंकि इस तरह में अगर आप यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बीच में लाएंगे तो ओवेरियन रिजर्व ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। जो मेनोपॉजल एज 48 से 51 ईयर के बीच में हमारे मुल्क की एवरेज एज है ये, जिसमें आना है मेनोपॉज, वो अगर 35 में आ जाए
या अर्ली 30s में आ जाए तो बड़ा ज़्यादती है उस लड़की के लिए। तो इसलिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट फील्ड्स में एंटर होना बिल्कुल ठीक नहीं है। एटलीस्ट गायनोकोलॉजिस्ट को साथ इन्वॉल्व करके अगर डिसीजन लिया जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि देयर आर स्पेसिफिक इंडिकेशंस जिसमें आप फाइब्रॉइड में यूज़ करते भी हैं, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा ये गलत तरफ जाई जा रहा है कॉन्सेप्ट। कुछ लोग भी आपस में वर्ड ऑफ माउथ से गलत मशहूर कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली अगर आप मेरे से पूछें, एक पेशेंट जिसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, सिंगल फाइब्रॉइड है, मोर देन 40 इयर्स एज है, उसके अंदर ठीक है अगर फाइब्रॉइड तंग कर रहे हैं, उसमें यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन आप करके बिल्कुल प्रोज एंड कॉन्स एक्सप्लेन करके पेशेंट को बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंडिकेशन होती भी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जैसे मैंने बोला उसमें फिर यूट्राइन आर्टरी का कुछ लेना देना जी। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, हमारे पास आखिरी 2-3 मिनट हैं, लेकिन एक 30 सेकंड का मैं छोटा सा सवाल करूंगा कि कवारी लड़कियां, यंगस्टर लड़कियां, टीन एजर्स में अगर लेप्रोस्कोपी करनी पड़े तो उनके माँ बाप बड़े कंसर्न होते हैं कि बच्ची अभी मैरिड नहीं है तो हम नीचे से कैमरा क्यों डलवाएं? अनमैरिड के अंदर हमें नीचे से कैमरा डालने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ हम पेट से करते हैं। उसमें जिस तरह आप कहते हैं अनमैरिड है और हाइमन इंटैक्ट या नॉट इंटैक्ट का इशू आ जाता है, अदर देन द कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, उसके अंदर वी डोंट नीड टू डू हिस्ट्रोस्कोपी। उसके अंदर हमने पेट के ही ज़रिए कैमरा डाल के करना होता है और उसमें पेट पे भी निशान नहीं आता और बाहर से कॉस्मेटिकली भी ऐसा ही, जैसे मैंने पहले कहा, एज गुड एज अनटच्ड वाली बात होती है। हाँ, अनमैरिड गर्ल्स में अगर तो यूट्रस में प्रॉब्लम है, यानी कि अगर यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड है या पॉलिप है, जो बहुत रेयर कंडीशन है इतनी यंग एज में बनना, उसमें फिर जाती है कि आप पेट्स के थ्रू जाके यूट्रस को कट करके निकालो। वो बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं कि फिर आप नीचे के जरिए कैमरा डाल के कर सकते हो, वरना मेजॉरिटी में तो ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बड़ा मज़ा आया और बड़ी मज़े की गुफ्तगू हमने जारी रखी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास आखिरी 1-1.5 मिनट है। जितनी भी पब्लिक हमें सुन रही होगी या कभी भी हमें सर्च करेगी, वो अगर आपसे कांटेक्ट करे तो कैसे करे और आपका पब्लिक के नाम क्या पैदा? देखिए, जैसे आपको प्रोग्राम में पता लग गया होगा कि मेरी स्पेशलिटी गायनी की लैप्रोस्कोपिक और हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी है। मैं लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ, फ़ारूक हॉस्पिटल DHA में मेरा क्लिनिक है और आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोग्राम के थ्रू भी मिल जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरा ये है कि दुनिया जब एडवांसमेंट की तरफ जाती है, नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, वो बेहतरी के लिए होती हैं। इसकी मिसाल मैं टेलीफोन की तरह दूंगी कि एक हमारे पास फ़ोन होता था लैंडलाइन, कन्वेंशनल फ़ोन, अब दुनिया स्मार्टफोन्स की तरफ आ गई है और इसमें बहुत ज़्यादा कोई ख़र्चा या बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं कि शायद बहुत पैसे लगेंगे, लेकिन जब हम स्मार्टफ़ोन लेते हैं हर बंदे के हाथ में अब है वो टेक्नोलॉजी, वाईफाई, इंटरनेट, और दुनिया बदल गई है इससे। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की भी बिल्कुल यही एग्जांपल है कि पहले जो पुराने ज़माने में ओपन सर्जरी स्पेशली गायनी के लिए होती थी, अब वो लैप्रोस्कोपी की तरफ शिफ्ट हो चुकी है और फ्रैंकली इसमें पेमेंट, प्राइस और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। और हमें लगता है कि पता नहीं कितनी इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और शायद इसका बिल्कुल वही फ़र्क है जैसे पुराने ज़माने के फ़ोन और अब नए फ़ोन के, कि हर बंदा इसको यूज़ कर सकता है और करना चाहिए और इस शिफ्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। और पाकिस्तान में आई थिंक कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हर प्रोसीजर, हर फैसिलिटी अवेलेबल है, बट आपने राइट पर्सन तक पहुंचना है ताकि आपका ओवरऑल स्पेशली घर में विमेन की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए गायनी का मसला है तो गायनोकोलॉजिस्ट ही के पास पहुंचना है और गायनोकोलॉजिस्ट से आगे एडवाइस लेकर ही चलना है, तो फिर ही बेहतरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर अरूबा रहीम हमारे साथ मौजूद थी और हमने कोशिश की कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें और अपने एक्सपर्ट की ज़ुबानी आप लोगों तक एक अच्छा मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करें। मैंने डिफरेंट सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ डॉक्टर साहबा के सामने रखा ताकि आप लोगों के समझने में आसानी हो और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सके। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई किसी भी तरह की कोई क्यूरी हो, कोई थ्योरी हो, कोई सवाल जवाब हो, कोई मिथ्स हो, आप कमेंट बॉक्स में आएँ, पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है और हमें अपनी इस्लाह करने का मौका मिलता है। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो आपने सवालात उठाए हों नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने एक्सपर्ट को बुला के उन्हीं की ज़ुबानी एक अच्छा मैसेज आप लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश करें। अगर आपको हमारा इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ कुछ लर्न करने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आप अपने सोशल मीडिया के जितने भी आप टूल्स यूज़ करते हैं उस पर इस प्रोग्राम को शेयर करें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। मुझे डॉक्टर अरूबा रहीम और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।